हाँ जी, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है, पहले हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? देखिए, यहाँ स्टीरियो आइसोमर में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किरेल कार्बन क्या है, या काइरल कार्बन या किरेल कार्बन जिसको आप कहते हैं। किरेल कार्बन क्या होते हैं ये शायद सबको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। किरेल कार्बन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ कार्बन के चारों भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों। सपोज ये सेंटर में कार्बन है कोई, इसकी एक भुजा ये है, यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है। एक भुजा ये है, इस पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। एक भुजा ये है, इस पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। एक भुजा ये है, इस पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। हमें समझने के लिए बस इतना आना चाहिए पहले। क्लियर है कि किरेल कार्बन क्या होता है। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर में ये काम आएगा, इसलिए ये बताया है। तो इसकी डेफिनेशन शायद लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ऐसा कोई कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग चीज़ें लगी हुई हों ऑलमोस्ट। ठीक है, अब बात आती है कि स्टीरियो आइसोमर क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये किरेल कार्बन या किरेल सेंटर पर डिपेंड रहते हैं। इस कार्बन को किरेल सेंटर भी कहा जाता है, ध्यान रखें। किरेल कार्बन या सेंटर पर डिपेंड करते हैं। किरेल कार्बन या किरेल सेंटर पर या सेंटर के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, या इसके आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। कैसे? किसी भी स्ट्रक्चर में जितने किरेल कार्बन होते हैं उसके आधार पर हम बताएंगे कि इसके स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमर में भी दो टाइप होंगे, एक साइड एनेंशियोमर होंगे, एक साइड डाइस्टीरियो आइसोमर होंगे। ठीक है, अब आगे बात आती है कि अलग अलग मोनोसेकेराइड में अलग अलग किरेल कार्बन होते हैं। अलग अलग मोनोसेकेराइड में अलग अलग नंबर ऑफ किरेल कार्बन होते हैं। अलग अलग संख्या में किरेल कार्बन होते हैं। सही बात है, किरेल कार्बन या किरेल सेंटर होते हैं। अब कई लोग इसको कायरल भी बोलते हैं, किरेल भी बोलते हैं, उसमें आप ना फंसे। काम की बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि किस मोनोसेकेराइड में कितने किरेल सेंटर होते हैं, तो हम देख लेते हैं पढ़ के। एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो मोनोसेकेराइड में भी एक तो होते हैं एल्डिहाइड, और एक होते हैं कौन से, कीटोन। यही है ना, एक एल्डिहाइड स्ट्रक्चर होती है और एक कीटोन स्ट्रक्चर होती है। इधर रखेंगे शुगर, कितने कार्बन की है। ठीक है, कौन सी, मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हैं, कौन सी शुगर है।
क्या हुआ, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? अब विजिबल है क्या बताओ? अब शो हो रही है क्या स्क्रीन आपको? प्रीति आपको दिख रही है क्या? गड़बड़ है भाई आपके पास ही। ध्यान दें, आप दोबारा ज्वाइन करें, या तो कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ तो नहीं है, बाकी लोगों को शायद हो रही है। आप सही नेटवर्क की जगह बैठे हैं। अब नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी? बताओ। वॉइस तो आ रही है क्या? तो क्या करें, करूं स्टार्ट में नेक्स्ट? आप सुनते रहो, आराम से आ जाएगी, विजिबल हो जाएगी, इतना कोई है नहीं इसमें, ठीक है। अगर लगी तो मैं कल दोबारा रिवाइज कर देंगे, वैसे विजिबल हो जाएगी। देखिए, मोनोसेक्राइड में सबसे छोटी शुगर होती है ट्रायोज शुगर, ठीक है जी। अब इसकी स्ट्रक्चर यदि मैं बनाऊं, सबकी नहीं बनाएंगे, एक की बना के बता रहा हूँ। CHO COH और CH2OH। बताइए कितने किरल सेंटर हैं इसमें? एक किरल सेंटर है इसमें। कितने? एक किरल सेंटर है, और इसको स्टार से दिखाते हैं हम। ये आप केमिस्ट्री में खूब पढ़ते होंगे, हम उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ कितने किरल सेंटर हैं? ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसका, तो यहाँ मिलेंगे आपको कितने किरल सेंटर? एक। क्लियर है? तो इसका कितना मिलेगा आपको? एक स्टीरियो आइसोमर मिलेगा। उसके बाद कीटोन यदि हम बनाएंगे तो इसमें 0 किरल सेंटर मिलेंगे, कीटोन ग्रुप में डबल ओ लग जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें टेट्रोज की, टेट्रोज में क्या होगा, अगर मान लीजिए ये कार्बन नीचे और खिसक जाए, एक और किरल सेंटर आ जाएगा, तो एल्डिहाइड में तो एक किरल सेंटर और बढ़ जाएगा, और कीटोन में एक आ जाएगा पहला किरल सेंटर। फिर क्या होगा, पेंटोज की यदि बात करें, ये समझ रहे हैं ना, ट्रायोज यानी 3 कार्बन की शुगर है, टेट्रोज यानी 4 कार्बन की शुगर है, पेंटोज यानी 5 कार्बन की शुगर होती है। अब इसमें कितने रखेंगे? 3 कार्बन आ जाएंगे, क्योंकि बीच वाले, ऊपर और नीचे वाला तो होगा नहीं उसमें इंक्लूड। और अगर कीटो ग्रुप होगा तो एक कार्बन और खा जाएगा, COO ग्रुप लग के, तो यहाँ मात्र 2 कार्बन रह जाएंगे किरल। हेक्सोस शुगर की यदि हम बात करें तो 6 कार्बन की शुगर होती है, और किरल कार्बन एल्डिहाइड फॉर्म में आ जाएंगे 4, बीच वाले ग्लूकोज को याद कर लो आप, और इधर कीटो ग्रुप में आ जाएंगे 3, आप फ्रक्टोज को याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को, ये बताओ पहले तो। किरेल सेंटर के बेस पे देख सकते हो ना आप। अरे किरेल कार्बन समझ में आया क्या आपको, कि कौन सा है जिसकी चारों भुजाओं पर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं? ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है क्या प्रीति? गड़बड़ है भी, आप दो एक बार ज्वाइन करो दोबारा रिमूव करके। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा, कि इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी शुगर हो जाएंगी, कोई फॉर्मूला होता कि इजीली याद कर सके हम। मैथमेटिक्स क्यों यूज होती है? ताकि चीज़ों को आसानी से याद कर किया जा सके, जल्दी निपटाया जा सके। तो कैलकुलेशन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जितने किरेल कार्बन होते हैं
किरेल कार्बन जितने होते हैं उनके आगे क्या कर देते हैं, 2 की पावर n कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए टेट्रोज शुगर है, कोई टेट्रोज शुगर है। टेट्रोज का एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, इरिथ्रोज है। सपोज आपको दे दिया इरिथ्रोज शुगर है कोई। अब ये इरिथ्रोज आपको पता होना चाहिए क्योंकि कल बता दिया है। इरिथ्रोज में ऑब्वियस सी बात है कि कितने आपको किरेल कार्बन मिलेंगे। इरिथ्रोज क्या है, टेट्रोज। टेट्रोज में आपको एल्डिहाइड फॉर्म में 2 किरेल कार्बन मिलेंगे। हमें स्टीरियो आइसोमर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, स्टीरियो आइसोमर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n है। 2 या 2 की पावर n है, n यहाँ क्या है, किरेल कार्बन है, और 2 जितने हैं उतने लिख दो। तो 2 यानी 2 तो लिखना ही है, प्लस किरेल कार्बन कितने हैं इसमें, टेट्रोज में कितने किरेल कार्बन हैं, 2 हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे शायद। 4 क्या बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। समझ में आया क्या आपको। स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n, और n यहाँ पे क्या है, किरेल कार्बन है। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर निकाल सकते हैं। और निकाल के देख सकते हैं, ग्लूकोज के निकाल लो, इसके ग्लूकोज के। ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज है। उधर देख लो हेक्सोज में कितने किरेल कार्बन है, 4 किरेल कार्बन है एल्डिहाइड फॉर्म में, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात 4, तो कितने हो जाएंगे, 16 स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि पेंटोज में कितने होंगे। पेंटोज में कीटो फॉर्म में, पेंटोज की कीटो फॉर्म में कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, 2 की पावर क्या लिखूं मैं, एल्डिहाइड फॉर्म नहीं पूछा है मैंने, कीटो फॉर्म पूछा है। कीटो फॉर्म में कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे आप बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड। क्यों, क्या रीजन है, रीजन ये है कि कीटो फॉर्म में क्या है इसके पास, 2 ही तो किरेल कार्बन है, वही तो लिखने हैं हम लोगों को। तो टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। ये समझ आया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर देखिए हम बात करते हैं अगली एनेंशियोमर के बारे में। इसी का पार्ट होगा, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर क्या होते हैं, एनेंशियोमर जब स्टीरियो आइसोमर, 2 स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के क्या हो जाएं, मिरर इमेज बना लें, उसको कहते हैं एनेंशियोमर। ठीक है, जब 2 स्टीरियो आइसोमर आपस में मिरर इमेज बनाएं, जब 2 स्टीरियो आइसोमर, कोई पूछे स्टीरियो आइसोमर क्या है तो किरेल कार्बन पे डिपेंड होते हैं, जितने किरेल कार्बन होंगे उसके 2 की पावर n कर देंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर जब 2 स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के की मिरर इमेज बनाएं, क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर कहलाते हैं। क्लियर है, कैसे देखते हैं हम, एग्जाम्पल तो देखें, वरना आप कहोगे क्या पता बनाते हैं या नहीं बनाते। CHO, प्रीति आपका अगर नहीं कर रहा है ना तो आप क्या करें, दूसरे फोन से ज्वाइन करके देखें एक बार। CHO CH2OH। ठीक है, ये क्या है, डी फॉर्म कोई शुगर है,
ट्रायोज। अब ये डी फॉर्म क्या होती है ये भी हम देखेंगे, कैपिटल डी का क्या मतलब है, स्मॉल डी का क्या मतलब है। अब आपने बहुत पढ़ा होगा फिजिक्स में भी या केमिस्ट्री में जो भी है कि ऐसे ऐसे करते हैं तो इसका मतलब होता है मिरर। ठीक है, इसकी मिरर इमेज कैसी दिखाई देगी हमें, CHO, C, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, OH इधर चला जाएगा और CH2OH यहाँ रहेगा और क्या हो जाएगा, ये L फॉर्म शुगर हो जाएगी। ठीक है, ट्रायोज है ना ये, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही होगी आपको। ये है इसकी क्या, मिरर इमेज। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, ध्यान रखें आप लोग। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब मैं आगे बना रहा हूँ नेक्स्ट, दूसरा, ये पहला हो गया है, 4 कार्बन वाला बना के बता दूं, CHO, COH, COH, CH, CH2OH। ठीक है, ये तो क्या है, डी फॉर्म है, या फिर पूरा नाम लिखें इसका तो क्या हो जाएगा, डी इरिथ्रोज। डी इरिथ्रोज, ये एल्डिहाइड फॉर्म है तब डी इरिथ्रोज कह रहे हैं, अगर ये कीटो फॉर्म होती तो डी इरिथ्रोलोज कहते हैं हम लोग। क्लियर है ना ये तो आपको। अब देखिए इसके आगे सीसा रख देते हैं, तो कैसा मिलेगा आपको, CHO, COH, CH, COH, CH, CH2OH। विजिबल है क्या अब। और ये क्या हो जाएगी, L एरिथ्रोज हो जाएगी। क्लियर है। हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अगर एक चीज आप देख रहे हैं ध्यान से, तो फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन किया है और कुछ भी नहीं किया है। ये फंक्शनल ग्रुप इसका यहां था, किस साइड में, राइट साइड में। ये फंक्शनल ग्रुप इसका कहां आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, आगे जाके ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या मेन ग्रुप कहते हैं इनको, दोनों कहाँ थे, राइट साइड में। सीसा रखते ही हमें किस साइड दिखाई देने लग गए ये लोग, लेफ्ट साइड में। बस इतना ही फर्क हुआ है और कोई फर्क नहीं है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, यहां तक तो शायद कोई गड़बड़ नहीं होगी आप लोगों को। ग्लूकोज का और बना के बता दूं या जरूरी नहीं है, बता ही देता हूँ, इंपॉर्टेंट है तो लिख लें। हेक्सोज की यदि आप बात करें, नंबर 3, ग्लूकोज में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बहुत है, 3 4 5 6, सही है ना। कई बार विश्वास नहीं होता इतनी लंबी है क्या ये। क्या थी अपनी, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट। टॉपिक को याद करने की जो जड़ है ना उसको ना भूलें आप, फिर चाहे कुछ भी दे दे आपके पास। अब आपको क्या करने हैं, हाइड्रोजन ही लगाने हैं। और जब आपको बोले मिरर इमेज बनाओ भाई साहब, यानी एनेंशियोमर बनाओ इसका, रख दो शीशा इसके आगे और OH ग्रुपों की साइड ले आओ, दूसरी साइड ले आओ। CHO तो है ही है, इसको नहीं छेड़ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन है। ठीक है, क्या कर दो, इस वाले को इधर रख दो, इस वाले को इधर रख दो, ये दोनों राइट थे तो लेफ्ट ले आओ। ये क्या हो गए, इसके स्टीरियो आइसोमर हो गए। ये होती है डी ग्लूकोज। जो आप ग्लूकोन डी लेते हैं ना उसकी संरचना ये होती है। ठीक है, ये होती है L ग्लूकोज।
एल से याद रखें जिसमें क्रियात्मक समूह जो मेन ग्रुप होते हैं ना, ये वाला होता है मेन। तो जो बड़े वाले होते हैं ये सेकंड लास्ट ये कार्बन का जो ग्रुप होता है उसके आधार पर डिसाइड होता है, बड़े और छोटे एल, एल और डी, सॉरी बड़े एल और डी। तो लेफ्ट साइड में है ना ये सेकंड लास्ट कार्बन का, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, एल फॉर्म कहते हैं, और राइट साइड में होगा तो डी फॉर्म कहते हैं। एक बार इतना याद रखें आप। अब स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप हैं, दो चीजें हैं स्टीरियो आइसोमर में। कौन कौन सी? स्टीरियो आइसोमर, एक तो होता है स्टीरियो आइसोमर में एनेंशियोमर, एनेंशियोमर की स्पेलिंग ये होती है, पीछे शायद गड़बड़ हो गया। एनेंशियोमर में क्या मिलेगा आपको, मिरर इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी? मिरर इमेज मिलेगी। तो क्या कहेंगे, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिनमें मिरर इमेज मिलती है क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर कहलाते हैं। दूसरा क्या होगा, एक होते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर। क्या होते हैं? डाई स्टीरियो आइसोमर, डाई स्टीरियो आइसोमर। जब क्या ना हो, मिरर इमेज ना हो स्टीरियो आइसोमर में, नोट मिरर इमेज, नोट ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नोट ए मिरर इमेज। तो क्या हो, ध्यान रखें आप लोग, ओनली सिंगल कार्बन चेंज हो, ओनली सिंगल कार्बन क्या हो, डिफरेंट मिले आपको, DTN डिफरेंट है, ध्यान रखें। अब इसका नाम भी बदल देंगे हम लोग, कोई बताएगा क्या नाम रखेंगे? जब एक ही कार्बन में परिवर्तन हो संरचना की, बाकी संरचना सेम रहे, इसको क्या कहेंगे आप बताइए? और हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है कल इसको। ये बताओगे तो मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। अच्छा, नकल मार के तो नहीं बता रहे हो ना, ये पहले वाले ने बताया ये गलत है। बिल्कुल, इतने लोग कह रहे हो तो ठीक बात है, मान लेते हैं, एपीमर कहते हैं। ठीक है, यदि एक ही कार्बन ऊपर नीचे हो, बाकी संरचना सेम रहे, तो क्या कहेंगे, इसको एपीमर नाम दिया जाता है। क्लियर है सब कुछ? और इनकी संरचना हमने कल पढ़ ली है, इस एपीमर के उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं, और इन मिरर इमेज वालों के उदाहरण ये इधर पढ़े हैं अभी। एग्जाम्पल में क्या पढ़ा कि मेन शुगर क्या है, ग्लूकोज है। ठीक, इसका यदि आप C2 एपीमर करते हैं तो मेनोज बन जाता है, जिसकी संरचना कल बना चुके हैं। और यदि इसका क्या करते हैं, C4 एपीमर करते हैं तो क्या बन जाएगा जी, गैलेक्टोज बन जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात है। तो आपको स्टीरियो आइसोमर ये सब कुछ याद रह जाएंगे ना। अगर फिर भी मान लीजिए ना रहें तो एक एक लाइन में याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ फिर से। अगर आपसे पूछे कि स्टीरियो आइसोमर क्या है, ये शॉर्ट नोट टाइप का बता रहा हूँ मैं आपको, स्टीरियो आइसोमर क्या है, तो आप कहेंगे डिपेंड करता है किरेल कार्बन पर, किरेल कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, वो क्या बनाएंगे, स्टीरियो आइसोमर बनाएंगे। दूसरा आपसे पूछे डाई स्टीरियो आइसोमर क्या है, तो आप उसको कह देंगे नॉट ए मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए। क्लियर है? फिर आपसे यदि कोई पूछे एनेंशियोमर क्या है, उसमें हम क्या कहेंगे, मिरर इमेज बननी चाहिए। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि यदि सिंगल कार्बन चेंज हो, तो उसको क्या कहेंगे, एपीमर कहेंगे। अब आप कहेंगे ये तो आप डाई स्टीरियो आइसोमर के आगे भी लिख सकते थे। हाँ लिख सकता था, लेकिन कई बार क्वेश्चन अलग से आ जाता है,
तो अभी तक जो पढ़ा है पूरा मामला इन 4 लाइन में है, ये यदि आपको याद है तो आप मेरे ख्याल से नहीं भूलेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर की। ठीक है, देखिए अगर देखें स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं वैसे तो इसको, एक चीज आती है डी एंड एल फॉर्म ऑफ शुगर। एक होता है डी एंड एक होता है एल फॉर्म ऑफ शुगर। क्लियर है? और एक दूसरा होता है जिसको कहते हैं स्मॉल डी और स्मॉल एल शुगर। दूसरा क्या है? स्मॉल डी, इसको कहते हैं प्लस बी, प्लस लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। और साथ में होता है एक एल यानी माइनस फॉर्म ऑफ शुगर। क्लियर है? ये जो डी है इसको नाम दिया जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हिंदी में इसको नाम दिया जाता है दक्षिणावर्त। ये जो एल है इसको नाम दिया जाता है लेवो रोटेटरी, वामावर्त। क्लियर है? अब आते हैं पहली पे। ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है इसमें बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं इसको, उसके आधार पर डिसाइड होता है। मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर या मेन फंक्शनल ग्रुप के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कि मेन फंक्शनल ग्रुप किस साइड है। और इन सब को डिसाइड करने के लिए हम आइडल मॉलिक्यूल मानते हैं, यानी कोई तो बेस हो जिसके आधार पर हम बातें करें कि भाई पढ़ने वाला आदमी होना चाहिए। तो किस तरीके से पढ़ने वाला होना चाहिए या क्या बेसिस है या क्या पता चले कि ये पढ़ रहा है। कोई तो बेस हो, कोई तो आइडल हो चीजें। तो इसका आइडल मॉलिक्यूल जो है वो रखेंगे हम किसको? ग्लिसरैल्डिहाइड को। ग्लिसरैल्डिहाइड रखेंगे। ठीक है, इस आधार ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल को देखकर या उसके फंक्शनल ग्रुप को देखकर हम बता पाएंगे कि ये डी फॉर्म ऑफ शुगर है या एल फॉर्म ऑफ शुगर है। जैसे मान लीजिए ग्लिसरैल्डिहाइड की संरचना हम लोगों ने बनाई CHO COH H, जिसको समझ आ गया बता दो ये कौन सी फॉर्म है। और दूसरी हमने बनाई एक कौन सी? CHO, बता दो पहले वाली, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर 1 डी है या एल है ये बताओ आप लोग। COH H और CH2OH। क्लियर है? बिल्कुल, अब समझ तो आ ही गया तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। देखिए इसमें क्या है, राइट साइड में लगा हुआ है पहले में फंक्शनल ग्रुप, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और इधर लगा हुआ है लेफ्ट साइड में। तो हमें लेफ्ट से एल ये याद रख लें तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? डी फॉर्म हो जाएगी। ये है डी फॉर्म जब राइट साइड में है, डी डिनोट होता है यहाँ पे राइट के लिए, एल है यहाँ पे
लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड फंक्शनल ग्रुप है, ये है एल फॉर्म, ठीक है। इतना आसान है ये, देखो। अगर बात करें अमीनो एसिड की, हम अमीनो एसिड या प्रोटीन पढ़ेंगे तब मैं आपको कहूँगा कि लगभग कैसे मिलते हैं, एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड मिलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिस आधार पर उसको एसिड कहते हैं, एक होता है सेंटर कार्बन, ठीक है, और एक क्या पाई जाती है, आर साइड चेन पाई जाती है। यहाँ इसमें जो ग्रुप लगता है वो OH नहीं होता, ध्यान रखें, अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है ना, इतनी बात आप ध्यान रखें। तो ये क्या है, लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, इसलिए जितने बायोलॉजिकल सिस्टम में ज़्यादातर अमीनो एसिड होते हैं वो एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, ध्यान में रखें ये बात। क्लियर है इतनी, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? देख लेता हूँ मैं आपके मैसेज। क्या हो गया, हाथ खड़े क्यों कर रहे हो अभी? अच्छा, ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो ये क्लियर है ना आप लोगों को, ऐसे ऐसे है। तो ये कैपिटल डी और स्मॉल डी तो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कैपिटल डी में बड़े वाला आ जाए कोई, तो ये तो 3 कार्बन छोड़ दिया आपने लिख के, कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाए सपोज, फिर आप क्या करेंगे ये बताओ? गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, यानी 3 कार्बन ना रहे सॉरी, ज्यादा आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए सपोज मैं नीचे बना रहा हूं इसको ऊपर खींच के, ग्लूकोज बना दिया मैंने, C6 बनाएंगे, 3 6 हुए ना, 3 और 3 CHO OH 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 H2OH। हाँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये डी ग्लूकोज है, लेकिन आपने कैसे डिसाइड किया, कौन सा ग्रुप देखा आप लोगों ने, ये बताइए। पता है तो बताओ जल्दी, बताइए भाई। बिल्कुल, सेकंड लास्ट कार्बन जो है उस पे पोजीशन देखेंगे हम, क्या कहेंगे यहाँ पे, जब 3 से ग्लिसरॉल्डिहाइड ना हो, बड़ी शुगर हो, तो सेकंड लास्ट कार्बन देखेंगे। अब मैं यहाँ 5वां कार्बन नहीं लिख सकता, ध्यान रखें आप, क्योंकि 5वां लिखेंगे तो फिर 7 कार्बन की शुगर हो जाएगी, उसमें छठा लिखना पड़ेगा। इसलिए सही रास्ता क्या है कि सेकंड लास्ट कार्बन रखिए आप। सेकंड लास्ट कार्बन पे जो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होता है, उस कार्बन को हम कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। ये ध्यान रखें, पूछ सकता है कहीं, पेनल्टीमेट कार्बन। तो पेनल्टीमेट कार्बन पर क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखकर आप बता सकते हैं कि ये कैसी शुगर है, डी फॉर्म शुगर है या एल फॉर्म शुगर है। बात हुई क्या क्लियर आप लोगों को या नहीं हुई? मैं ये कह रहा हूँ, जब 3 कार्बन से ज़्यादा की शुगर हो चेन फॉर्म में, उसको देख के आपको बताना हो कि डी है या एल कैपिटल वाली, तो आपको सीधा जाना है सेकंड लास्ट कार्बन पर और क्रियात्मक समूह की पोजीशन देख लेनी है। अगर वो राइट साइड है तब तो क्या कह देंगे, डी फॉर्म शुगर कह देंगे, अगर वो लेफ्ट साइड है तो क्या कह देंगे, एल फॉर्म ऑफ शुगर कह देंगे, और इसी सेकंड लास्ट कार्बन को कहा जाता है क्या, पेनल्टीमेट कार्बन, ठीक है। ये तो हो गया। अब आइए अपने छोटे वाले कैपिटल डी और स्मॉल डी के ऊपर, कि ये कैसे डिसाइड होते हैं शुगर्स में। देखिए इनमें क्या यूज होता है, लाइट यूज होती है, ठीक है। लाइट का जो है ऑप्टिकल रोटेशन जरूरी है,
ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं वैसे तो फिजिक्स में, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज करते हैं हम, अभी करेंगे। ठीक है, अगर रोटेशन का मतलब समझ गए ना, अब रोटेट हो रही हैं चीजें। ठीक है, और वो भी कब, जब क्रेल सेंटर प्रेजेंट हो। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही रोटेट हो रही हैं, ऐसी शुगर जरूरी है जिसमें क्रेल सेंटर प्रेजेंट हो, मस्ट है ये। जब क्रेल सेंटर प्रेजेंट हो तो लाइट किधर घूम रही है पढ़ने के बाद, वो हम देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि चीज़ें डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं या लेवो रोटेटरी। तो देखिए, सबसे पहले हम डालते हैं लाइट। ये कोई लाइट का सोर्स है, सपोज यहाँ से लाइट इमिट हो रही है। ये लाइट सोर्स है, ठीक। उसके बाद लाइट पड़ रही है प्रिज्म पर। प्रिज्म तो देखा ही होगा फिजिक्स लैब में आप लोगों ने, निकोल प्रिज्म कहते हैं जिसको, निकोल प्रिज्म। ठीक है, ये लाइट इस निकोल प्रिज्म से होते हुए प्लेन लाइट बन जाती है एक टाइप से, यानी एक साथ जाती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये, इस लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ तो आ रहा है ना, साथ साथ में पूछ लीजिएगा कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि आपसे मैं पूछता रहूँगा बार बार तो फिर काम नहीं चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये लाइट, हम आगे गुजारेंगे किसी शुगर सॉल्यूशन में से। आगे आपने क्या रख दिया है, शुगर सॉल्यूशन रख दिया है कोई, ये एक बीकर या जार लिया है, बीकर तो नहीं है ये, जार है जिसमें शुगर भरी हुई है आपने सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। क्लियर है। अब मेन बात आती है कि इस शुगर सॉल्यूशन में से गुजरने के बाद लाइट अपना रास्ता क्या रखती है। देखिए, इस लाइट के पास दो रास्ते होते हैं आगे, या तो ये घूम सकती है राइट साइड में या ये घूम सकती है लेफ्ट साइड में। तो लाइट क्या करेगी, रोटेशन करेगी। क्या करेगी जी, रोटेशन करेगी अपने आप में। अगर ये लाइट किधर घूमे, लेफ्ट साइड में घूमे, यानी वो जो प्लेन लाइट थी इस साइड रोटेट हो जाए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। क्या किया इसने, लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हुई है। अच्छा, शुगर सॉल्यूशन ही क्यों रखा हम लोगों ने, ये बताइए आप, और कुछ क्यों नहीं रखा। लाइट हो रही है लेफ्ट साइड रोटेट, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में। बताइए शुगर सॉल्यूशन क्यों रखा, नमक का क्यों नहीं रखा। इसी को कहते हैं, इस टाइप की जो शुगर है इसमें पता चला कि अब कैसी शुगर है, लेवो रोटेटरी शुगर है। लेवो रोटेटरी शुगर होती है, यानी भाई साहब एल माइनस होती है, एल या फिर माइनस शुगर होती है। ठीक है, आया क्या समझ में इतना या नहीं आया बताइए आप लोग। फिर उसके बाद अगर ये लाइट
किधर रोटेट कर जाए, इस जार में से निकलने के बाद दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाए, तब इसको कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा में चली गई है तो, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गई, यानी राइट हैंड साइड की ओर घूम गई। अरे आप लोग बता क्यों नहीं पा रहे हैं तो यही ना। शुगर सॉल्यूशन क्यों यूज किया मुझे तो ये बताओ। राइट हैंड साइड, यानी ये किधर घूमी है, क्लॉकवाइज जा रही है, बिल्कुल सही बात है। और इसको क्या कह देंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी डी या माइनस कह देंगे, सॉरी प्लस, डी या प्लस शुगर इसको कह देंगे। क्लियर है ये बात यहाँ तक। अरे शुगर सॉल्यूशन इसलिए लिया है क्योंकि शुगर की पोजीशन देख रहे हैं हम, शुगर कौन सी फॉर्म में है, टी फॉर्म में है या एल फॉर्म में है। कई बार हम ऐसा मान के नहीं चलते कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, बिल्कुल पूछ सकता है, किसने कहा नहीं पूछ सकता। केएल कार्बन वो तो ठीक है, सही बात है, आगे की चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली में देख क्या रहे हैं, शुगरी तो देख रहे हैं कौन सी है, डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। बताओ कुछ समझ आया या नहीं आया आप लोगों को, कि डी फॉर्म शुगर कौन सी होती है, एल फॉर्म कौन सी होती है, कैपिटल डी कौन सी होती है, स्मॉल डी कौन सी होती है। स्मॉल डी में कुछ नहीं है, आपने लाइट ली जिसको एक प्रिज्म में से गुजारा, प्रिज्म आपने देखा ही होगा, एक बड़ा होता है बहुत ही वजनी सा एक कांच का, उसमें से लाइट पोलराइज हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट बनी, उसको शुगर सॉल्यूशन में से निकाला। अगर वो लाइट आपके लेफ्ट हैंड साइड घूम जाती है एंटी क्लॉकवाइज, तब तो वो शुगर क्या है, उस सॉल्यूशन के अंदर लेवो रोटेटरी शुगर रखी हुई है। अगर वो लाइट राइट हैंड साइड की ओर या क्लॉकवाइज घूम जाती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिणावर्त, तब वो शुगर क्या है, डी शुगर, स्मॉल डी शुगर या डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है। बताइए कोई गड़बड़ हो यहां तक तो। बताइए जी, बताइए जल्दी, समझ आया या नहीं आया आपको। ठीक है, चलिए आगे चलें फिर, आगे हेडिंग लगाइए आप लोग। प्रीति आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या, और समझ भी आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें चेन फॉर्म ऑफ शुगर, श्रृंखला के रूप में चेन फॉर्म शुगर। देखिए सामान्यतः शुगर जो होती हैं वो कैसी रहती हैं, चेन फॉर्म में रहती हैं। सामान्यतः शुगर चेन फॉर्म में रहती है। लेकिन होता क्या है, जैसे इनको क्या डालते हैं हम, एक्वस मीडियम में डालते हैं, जलीय माध्यम में या लिक्विड मीडियम में डालते हैं, तो वो कैसी हो जाती हैं, रिंग फॉर्म में आ जाती हैं। लेकिन एक्वस मीडियम में डालने पर एक्वस मीडियम में डालने पर ये रिंग फॉर्म धारण कर लेती हैं या रिंग फॉर्म में आ जाती हैं, एक चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है ये कह रहे थे आप, एक तो होता है फिशर प्रक्षेपण सूत्र,
फिशर प्रक्षेपण सूत्र। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक होता है हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। बताइए हावर्थ क्या है, फिशर क्या है? बताइए हावर्थ क्या है और फिशर क्या है? तब तक मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप तो बताओ मुझे। CHO COH COH CH2OH। आप हमारे लिए एक बढ़िया खुशखबरी है कि जब तक 6 कार्बन की शुगर नहीं आए ना, तब तक ये OH ग्रुप एक साइड ही मिलेंगे आपको। सिंपल सा लॉजिक है याद रखने के लिए, मेरे जैसे बच्चों के लिए जिनको याद नहीं होता, वहां लेफ्ट राइट नहीं करना होता, हमें एक साइड मिल जाएंगे सारे जितने हमें चाहिए। अब आपको कोई ऐसी शुगर पता हो कि यहाँ तो होते ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। देखिए ये क्या है, एक चेन फॉर्म ऑफ शुगर है, चेन है ये, ठीक है, श्रृंखला में है कोई सर शुगर या शर्करा। अरे आप हाथ मत खड़े करो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ये हाइड्रोजन तो जाएगा ऊपर, ये हाइड्रोजन चला जाता है इसका ऊपर की ओर। हम क्या बना रहे हैं, चेन से रिंग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी अब ये आप लोगों को, ये C है, इस पे एक हाइड्रोजन ये है, और ये इसका जो OH था वो ये है, यही है सेम, ध्यान से देखते रहिएगा। ये नंबर 1 कार्बन था, ये नंबर 1 कार्बन है, ठीक है, सेम रख रहा हूँ मैं, कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि अगली संरचना बनाएंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या हो गया, तो ध्यान देते रहें। ये नंबर 2 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है, इसको हमने क्या नहीं किया, छेड़ा नहीं बिल्कुल भी। ये नंबर 3 कार्बन है, ये नंबर 3 कार्बन है, इसको भी क्या नहीं किया, कोई छेड़खानी नहीं की, क्या कर दी है थोड़ी सी, इसका हाइड्रोजन खा गए हम, ऊपर उठा दिया इसके हाइड्रोजन को, और इधर क्या रख दिया है, ये वाला हाइड्रोजन जो था वो, चौथा जो कार्बन है उसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, 4th कार्बन है ये, ठीक है। तो इतनी गड़बड़ हमने कर दी है। अब हम क्या चाहते हैं, सॉरी इसका क्या बना लो, अब 5वां कार्बन बना लो, 2 बीच में और इजी हो जाएगा, 1 सेकेंड, 4 की बजाय 5वां, ताकि रिंग सही बनेगी। चौथा कार्बन है, इसका OH ये है, यहाँ से जो हम लेके गए थे हाइड्रोजन वो ये वाला है, ये हाइड्रोजन लेके गए थे भैया हम, ठीक है, गलत उठा लिया अंधेरे में। ये CH2OH है, 5वां कार्बन, ठीक है, ठीक है, समझ गए टाइम से। और यहाँ ये तीसरे कार्बन का OH ऐसे ही लगा हुआ है, चौथे का हटाया था तो यहाँ ओनली ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, 5वें कार्बन का CH2OH वैसे के वैसा है। तो 5 कार्बन की शुगर है कहने का मतलब। अब देखिए पहला कार्बन ऐसे है, ये ऐसे कैसे है, CHOH है ना, CHO सॉरी, ये जो हाइड्रोजन हम लेके आए हैं ये रेड वाला है, मैं यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है, जो उठाया था कहाँ से, चौथे कार्बन से, ये यहाँ से चक लिया एक हाइड्रोजन, ऊपर ले गए और कुछ नहीं किया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि एक तो ये पहला कार्बन और एक ये चौथा कार्बन क्या आ जाएं, पास पास आ जाएं दोनों,
और रिंग बन जाए। आपके हाथ में है सपोज ये 5 कार्बन की, और इसको मरोड़ के रिंग बनानी है हमें, तो और कुछ नहीं करना। तो चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। पहले मैं बना देता हूँ। आप ये देखते देखते देखिए क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे क्या से क्या हो गया देखते देखते। इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आ गया, ठीक है। इतना सा मामला है टोटल, और कुछ नहीं है। ये थोड़ा है क्या, पहली दिखाई स्ट्रक्चर आपको और लास्ट दिखाई, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब देखो मैं आपको एक एक बताता हूँ कि कौन सा कहाँ गया है। नंबरिंग लिख देता हूँ। 1 नंबर कार्बन ये है, 2 नंबर कार्बन ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है और 5 नंबर ये है। अब आप पहचान सकते हो क्या कि कौन सा कार्बन कहाँ गया है? कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आप लोगों को, नहीं होगी ना। अब ये ऑक्सीजन कौन सा है, मेन दिक्कत यहाँ आती है, क्योंकि चैन फॉर्म में हम क्या रखते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रखते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन ने गड़बड़ कर दी ना। तो ये ऑक्सीजन कुल मिला के चौथे कार्बन वाली है, फिर आपसे गड़बड़ नहीं होगा। और यही हम कह रहे हैं कि इस ऑक्सीजन को इसके साथ मैच करना था बस। अब पहला कार्बन आ ही गया, ये दूसरा तीसरा चौथा सारा आ गया। एक चीज और आप ध्यान रखें, जितने भी राइट साइड में होते हैं क्या, OH ग्रुप यानी डी फॉर्म वाले शुगर में, वो हमेशा रिंग फॉर्म में जब भी आएंगे तो क्या मिलेंगे आपको, नीचे लटके हुए मिलेंगे, नीचे लटके हुए मिलेंगे। मतलब सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ मैं, कोई साइंटिफिक नहीं बता रहा हूँ, और वैसे भी होता ही है ऑलमोस्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा कहाँ गया है। अब आपको लगे ना कि ये OH नीचे कैसे आ गई, तो आपको ध्यान रखना है कि चैन फॉर्म में जब शुगर थी तो इसके राइट साइड में थे ये जितने OH ग्रुप थे, इसलिए इसको कहाँ रख दिया, नीचे रख दिया। ये जो शुगर बनी है अब, और इसके हम OH ग्रुप को देखकर, रिंग फॉर्म में जो OH ग्रुप है 1 नंबर वाला, इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं कि यदि ये नीचे की तरफ है तब इसको हम कहेंगे अल्फा फॉर्म, ठीक है। अगर ये ऊपर होता तो अल्फा फॉर्म कब है, जब ये नीचे की ओर है, सिंपल बता रहे हैं हम। और अगर ये कहाँ होता, ऊपर की ओर होता, तब हम इसको कहते हैं बीटा फॉर्म ऑफ शुगर। ये भी ध्यान रखें साथ साथ में, ठीक है। ये कार्बन कौन सा है मुझे ये बताओ अब आप लोग, कौन सा कार्बन है ये, क्या कहें इसको, बताइए क्या कहेंगे। जो शुगर की अल्फा और बीटा फॉर्म डिसाइड करता है उसको क्या कहते हैं। आपने 3-4 टाइप के कार्बन पढ़े हैं आज, एक तो किरेल कार्बन पढ़ा है, एक पेनल्टीमेट कार्बन पढ़ा है ना, 2 पढ़े हैं। ये कार्बन क्या कहलाएगा मुझे तो ये बताओ। हाँ, और एक आपने किरेल पढ़ा है, एक पेनल्टीमेट पढ़ा है और एक एपिमेरिक भी पढ़ा है एक तरीके से, क्योंकि सिंगल ही कार्बन था। तो ये जो कार्बन आपके शुगर की पोजीशन अल्फा और बीटा फॉर्म में चेंज कर रहा है उसको कहते हैं एनोमरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन, जो मैंने बात बताई अभी, वो जची क्या आपको या नहीं जची? आपको समझ आया क्या कि कैसे चैन से रिंग बन जाती है किसी शुगर की, ये बताओ पहले तो, या नहीं आया समझ में? आ गया ना, क्योंकि रेड वाली है, जहां जहां से उठा रहे हैं मैंने रेड गोला किया है उसको उठा के आगे रख दिया सिर्फ और सिर्फ, और चैन से क्या ले आए हैं, रिंग ले आए हैं। जैसे ही बनी तो हमने अल्फा और बीटा रख दिया है। और कन्फ्यूजन क्या हो सकता था आपको एज स्टूडेंट, ये हो सकता है कि OH कहाँ गए, क्या किधर से किधर चले गए, तो उसमें मैंने बता दिया जो राइट साइड में दिखते हैं उसको नीचे लटका दो शुगर में। क्लियर है ना, ठीक है। अब इसी में एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है
मान लीजिए कभी आगे, तो क्या पूछ सकता है कि ये शुगर बनी कैसे और स्थायी कैसे रहेगी। स्थायी का मतलब स्टेबल कैसे रहेगी। तो चैन से रिंग बनती तो है, किसकी वजह से, चैन से रिंग बनती है किस वजह से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ये क्या आ गया अब, sp3 संकरण की वजह से। ध्यान रखें कि चैन से रिंग क्यों बनी, क्या जरूरत है इसको बनने की, तो sp3 संकरण पाया जाता है। लेकिन चैन से रिंग स्टेबल कैसे रहती है, बन तो जाती है एक बार, वहां स्टेबल कैसे रहती है, तो वो रहती है किसकी वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्या रहती है, स्टेबल रहती है। ये बात आप भूलें नहीं कभी भी, तो ठीक रहेगा। क्लियर है। तो चैन से रिंग जब भी बनती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बनती है, और स्टेबल यानी स्थायी रहती है कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, सहसंयोजक बंध की वजह से। क्लियर है। अब कौन सी फॉर्म ज्यादा मिलेगी ये कैसे डिसाइड होगा, ये होगा ऊष्मागतिकी के आधार पर या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के आधार पर। हम लिख देंगे कौन सी शुगर फॉर्म या कौन सी फॉर्म ज्यादा मिलेगी, कौन सी फॉर्म ज्यादा मिलेगी, यह ऊष्मागतिकीय स्थायित्व के आधार पर निर्भर करती है, या थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ी है आपने, थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। क्लियर है। कोई डाउट यहां तक नहीं होगा शायद आप लोगों को। चलें आगे। ठीक है, तो ये था चैन से रिंग बनने की प्रोसेस। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। जब हमने 5 कार्बन की पढ़ी है तो शायद राइबोज पढ़ा है। क्या पढ़ा है, राइबोज, है ना। और राइबोज थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डीएनए वगैरह पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। एक होती है अल्फा एनोमर फॉर्म, बना तो लिए कंप्लीट, अब मैं फटाफट बनाऊंगा आपको, वैसे नहीं बताऊंगा। ये भी ना बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब केमिस्ट्री में कई चीज़ें अंडरस्टूड हैं सेल्फ ही, जहाँ जहाँ मोड आई वहाँ मान के चलते हैं कि कार्बन है। ये अल्फा फॉर्म है, ठीक है। और जहाँ कुछ नहीं दिखाएं वहाँ मान के चलते हैं, ऊपर अगर ना दिखाएं तो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये एनोमरिक कार्बन है। इसमें क्या पॉसिबल होता है, ये क्या है, एनोमरिक कार्बन है। इसमें क्या पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, घूम सकता है ना ये, OH ग्रुप को ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ला सकता है। रोटेशन क्या है जी, पॉसिबल है। इस रोटेशन को कहते हैं म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, क्योंकि म्यूचुअल हो रहा है। ये म्यूचुअल समझते हैं ना, एक दूसरे आदान प्रदान कर लेते हैं। एक म्यूचुअल सर्विस होती है। मान लीजिए आप कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं, सेम पोस्ट की जॉब आपका दोस्त दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है, आप वहां जाना, आप यहाँ आना चाहते हैं और वो आपकी जगह जाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है। ठीक यहाँ भी क्या हुआ है, म्यूचुअल रोटेशन हुआ है, ठीक है। अब इस शुगर को क्या नाम दूं मैं, एक तो अल्फा नाम दे दूं, और क्या नाम दूं, ये डी फॉर्म है या एल, ये बताओ पहले तो आप बताइए भी, डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। डी फॉर्म है बिल्कुल। कैसे पता चला, ये नीचे लटक रहे हैं ना सारे, ये देख लिया करो। अल्फा डी, और क्या है, 5 कार्बन की है, राइबो शुगर है, तो अल्फा डी राइबो,
अच्छा, फ्यूरेनोज है या पायरेनोज, एक ये भी जरूरी है। एक होती है पायरेनोज, एक होती है फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज होती है 5 सदस्य की रिंग, और पायरेनोज होती है शायद 6 सदस्य रिंग। यही है ना? तो ये कैसी है, फ्यूरेनोज है या पायरेनोज, ये बताओ। 5 सदस्य का मतलब मोड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो क्या लिखूं, अल्फा, क्योंकि ये OH ग्रुप नीचे है इसलिए अल्फा आ गया। ये जो OH है ना, इस वजह से हमने लिखा है अल्फा, और ये नीचे है इसलिए हमने मान लीजिए लिखा है डी। 5 कार्बन की है ये, 5 कार्बन की है इसलिए हमने लिखा है राइबोज। अब मैं फ्यूरेनोज लिखूं या पायरेनोज, ये बता दो मुझे। तो एफ या पी लिख के बता दो। अब पी लिखोगे मैं समझ जाऊंगा पायरेनोज बोल रहे हैं, एफ लिखोगे मैं समझ जाऊंगा फ्यूरेनोज बोल रहे हैं। जल्दी बोलिए। हम कुछ नहीं कर रहे, शुगर का नाम लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। बिल्कुल फ्यूरेनोज शुगर है, अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज। आ रहा है ना समझ में? अभी तक हम जिस शुगर को राइबोज शुगर कहते थे डीएनए में, वो ये है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड करके छोड़ देते हैं। शुगर पूछे तो राइबो शुगर कह के छोड़ देते हैं। अब से कोई पूछे तो ये नाम बताना है, अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज। एक बार अगले को कंफ्यूज कर देना है ताकि दोबारा जल्दी से वो क्वेश्चन ना पूछे। अगला क्या होगा फिर, अगर इसको बीटा बनाएं तो ऊपर ले जाएंगे, फिर ये बीटा बन जाएगी। यानी सिंपल सी बात है, OH ग्रुप यदि ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगी, बीटा। मैं बनाने के आलस से लिख रहा हूँ, सीधी बात है। अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज, आपको नहीं करना है ऐसा, बनानी है आपको। सॉरी, बीटा डी राइबो फ्यूरेनोज। ठीक है, तो ये हो गया सब कुछ। अब ये तो यूज होती है सारी की सारी किसमें, ये जो बीटा वाली है ये यूज होती है किसमें, आरएनए में। आरएनए में यूज होती है। ठीक है, अगर इसमें से हम क्या निकाल दें, ऑक्सीजन रिलीज कर दें, ऑक्सीजन बाहर निकाल दें, तो किस में यूज हो जाएगी ये, डीएनए में यूज हो जाएगी। कैसे, देखिए वो बना रहा हूं मैं जो काम की है। पहले तो 5 मेंबर रिंग बना लें इसकी, OH रखते हैं ऊपर, यहाँ OH रख दें तीसरे कार्बन पर। ये तो पता है ना आपको, पहला कार्बन ये है, दूसरा तीसरा चौथा ये है, और CH2OH 5 नंबर कार्बन ये है। तो यहाँ हाइड्रोजन आना ही है, ऊपर इन दोनों में आना है। यहाँ केवल क्या कर दें हम, हाइड्रोजन कर दें। क्या गड़बड़ है बताइए, इस जगह पे ऑक्सीजन नहीं है, ये तो किया है ना, देखो इस शुगर में, और इसमें क्या गड़बड़ है। अब इसको क्या नाम दूं मैं, बीटा डी डीऑक्सी राइबो फ्यूरेनोज। कोई पूछे कौन सी शुगर होती है डीएनए में, तो ये होती है, इतना छोटा सा नाम है, बीटा डी डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ दूसरे पे। अच्छा, इसको भी हम 2 नहीं दे सकते, वैसे क्या रखते हैं इनका नाम, 1 प्राइम रखते हैं, 2 प्राइम रखते हैं, 3 प्राइम रखते हैं, 4 प्राइम रखते हैं, और 5 प्राइम रखते हैं। ये कभी मॉल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। ऊपर जो लगाते हैं ना, इनकी जो शुगर की नंबरिंग करते हैं रिंग वगैरह में, इसमें ऊपर प्राइम लगाते हैं, ये छोटा सा। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ हो तो मुझे समझा दीजिए आप लोग। चलें आगे। ठीक है, अब मैं आपको 6 सदस्य रिंग बना के दिखाता हूँ।
ग्लूकोज है कोई, तो ग्लूकोज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को भी। 3 4 5 और 6 CHO इधर हो जाएगा OH, राइट राइट राइट, ठीक है। जो बच गए हाइड्रोजन है, क्या बना लो फटाफट, रिंग फॉर्म बना लो एक। ये जो बनाई है मैंने पायरेनोज बनाई है, ध्यान रखें, और अल्फा वाली बना रहे हैं पहले। ये नीचे आ रहे हैं आगे वाले, ये ऊपर जाएगा। देखिए जो लेफ्ट साइड था ना वो ऊपर चला गया यहाँ पे। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर है, आगे 4 नंबर आएगा और 5 नंबर आएगा। ऊपर आ जाएगा यहाँ पे CH2OH 6 नंबर कार्बन, ठीक है। और यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आ जाएगा। तो जितने राइट साइड में होते हैं उनको नीचे लटका दो। इसका नाम क्या रख दूं मैं, अल्फा डी ग्लूको, क्योंकि ग्लूकोज है, पायरेनोज, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज कहेंगे। और अगर ये ऊपर चला जाएगा तब क्या होगा, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। ये आपको बनाना है। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक फ्रक्टोज बनाते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल मैंने कुछ कहा था आपको कि कौन सी मीठी होती है, कौन सी कम मीठी होती है। फ्रक्टोज की यदि बात करें, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई शायद आपको। CH2OH होता है पहला कार्बन, फिर COO होता है क्योंकि कीटो फॉर्म है भी ये, फिर CHOH होता है, ये इधर आ जाता है। फिर क्या आ जाएगा चौथे कार्बन पे, COH आ जाएगा, H नंबर 1 2 3 4 एंड 5 पे भी OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, CH2OH, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाते हैं, इसकी एक रिंग फॉर्म बनाते हैं। पहले बनाते हैं पायरेनोज, ये ऑक्सीजन है वो, अब यहाँ इसका CH2OH आ जाएगा। समझ आया ना क्यों आ जाएगा CH2OH एक, यहाँ इसका OH ग्रुप भी आएगा। दूसरे अगला जो कार्बन है, तीसरा कार्बन होगा अभी ये, इसका ये होगा। आप OH ग्रुप को देखते ही समझ जाओगे कि कौन सा कार्बन है। OH OH OH, बीच बीच में लेफ्ट मत हो भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक दो तीन चार पाँच छः हो गया क्या ये? हाँ, क्योंकि ये ऑक्सीजन से इस ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, इसका नाम हो जाएगा क्या, अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोज। ये शुगर जो होती है सबसे स्वीटेस्ट होती है, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर होती है, जो शहद में पाई जाती है वो होती है। ये होती है न्यू शहद में, यानी नए शहद में होती है, न्यू हनी में होती है ये। क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज जो होती है एकदम सिकुड़ने का प्रयास करती है, शुगर जो होती है, सिकुड़ने का मतलब हो गया, ये तो है पायरेनोज फॉर्म, 6 मेंबर रिंग है। ये कोशिश करती है शुगर जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्यूरेनोज फॉर्म में आ जाए। समझ रहे हो आप। और फ्यूरेनोज फॉर्म इसकी कैसी बनेगी,
इस प्रकार बनेगी। ये CH2OH एक नंबर कार्बन है, 2 नंबर इधर आएगा, इसका OH ग्रुप यहाँ रहेगा, 3 नंबर ऊपर आएगा, ठीक है, 4 नंबर ये होगा, हाइड्रोजन इधर, OH ग्रुप इधर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर यहाँ आएगा और 6 नंबर अब ऊपर चला जाएगा इसके, ठीक है। ये क्या बन गया, अल्फा डी फ्रक्टो, अल्फा डी फ्रक्टो, सॉरी, आप बताओ फ्रक्टोपाइरेनोज है या फ्यूरेनोज, बताइए जल्दी बताओ। अरे ये फ्यूरेनोज है या पायरेनोज, फ्यूरेनोज बिल्कुल, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है। और इसका अगर ऊपर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगी, बीटा। इन दोनों में मिलती कौन सी ज़्यादा है, 25% तो बीटा मिलती है और 75% कौन सी मिलती है, अल्फा मिलती है, ठीक है। तो ज़्यादा जो शहद होता है ना पुराना वाला, उसमें ये मिलती है, ओल्ड हनी में ये मिलती है, और ये कम स्वीट हो जाती है, थोड़ी मीठी कम हो जाती है। सबसे अधिक मीठी होती है ये वाली पायरेनोज, और वो भी अल्फा फॉर्म, ध्यान में रखें, ठीक है। अब इसका अल्फा का बीटा आप बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए नहीं बना रहा कि काम की नहीं है, ठीक है।